Morning, dear students. This is Neha Singh Kashyap here, and your course teacher, which is the Introductory Agrometeorology and Climate Change. Okay, and your course number is AMET 5311, isn't it? Okay, so today we will start a new chapter, okay, which is very important in our point of view also, na? So listen very carefully and please pay attention before this lecture, okay. So yes, today I have come up with new one, okay. So let us see what is our today's topic. So our today's topic is weather forecasting. Basically weather forecasting हमें देखना है आज, okay. And then types of weather forecasting, use of weather forecasting also, and synoptic charts, okay. And we will also see that how weather forecasting plays an important role in our agriculture, in our crop production also, okay. So let us start and take first of them. Yeah, so weather forecasting. So that what is weather forecasting, okay. So I'll tell you in a simple way. We can describe the weather forecasting, that is expected weather for the next day or next few days, you can say that, okay. So basically we can say that the prediction of weather for the new few days to follow, this is weather forecasting, okay. तो ऐसा मतलब वेदर फॉरकास्टिंग में हमने प्रेडिक्शन कर दिया है कि अगले दिन बारिश होगी या अगले दिन धूप निकलेगा, अगले दिन का टेम्परेचर क्या होगा. तो जब हम प्रेडिक्शन पहले से भविष्यवाणी जब हमने कर दी है, फॉरकास्ट कर दिया है ना, तो हम उसे वेदर फॉरकास्टिंग करेंगे, ठीक है. अब वेदर फॉरकास्टिंग क्या होता है, कुछ ही समय के लिए होता है, कुछ ही दिनों के लिए. हो सकता है कि अगले दिन के लिए रहे या अगले 2-4 दिनों के लिए रहे, है ना. हम बहुत लंबा वेदर फॉरकास्टिंग नहीं करते, ठीक है. वेदर फॉरकास्टिंग का जो पैरामीटर रहता है काफ़ी शॉर्ट रेंज होता है, ठीक है. So as we can see there are some flow chart which is we can say that weather forecasting services, okay, and then we can also say that weather forecasting branches which we use in forecast, ठीक है. So first one is we take first one, that is agriculture including forestry and animal husbandry. So as we are very much aware for that agriculture, how weather forecasting is important, plays important role in our agriculture also, है ना. And from the very first day we can discuss about that. Continuously we discuss about that how it plays an important role, how rainfall and temperature plays an important role in our agriculture also. So okay, so agriculture, okay, so first one is agriculture including forestry and animal husbandry, ठीक है. एग्रीकल्चर में क्रॉप प्रोडक्शन में हमें पता होता है कि बारिश कब होनी है, टेम्परेचर कब होना है ना. हम ये ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं. सो वी टेक सेकेंड वन विच इज़ शिपिंग, मैरेंटाइल एंड नेवल, ठीक है. तो ये क्या है, जब हम किसी चीज़ को शिपिंग करते हैं ना, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट जो होता है, तो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट में भी ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है. वेदर फॉरकास्टिंग कि हमें अगर पता होगा कि अगले दिन काफ़ी भारी वर्षा होने वाली है या बहुत ज़्यादा बाढ़ आने वाला है, फ्लड होने वाला है, तो हम अपने जो प्लान्स होते हैं, जो हमने प्लान किया होता है शिपिंग करने का, है ना, तो वो सारी चीज़ों में हम प्लान में चेंजेस ला सकते हैं, है ना. तो ये इन सारी चीज़ों का जो प्रोटोकॉल जो चलता रहता है कि हमें कल ये प्लान करना है, फिर हमें ये काम करना है, तो शिपिंग जो चीज़ होती है वो वेदर फॉरकास्टिंग काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक है. अगर हमें कोई चीज़ एक्सपोर्ट करना है तो वो चीज़ हर कंट्री के लोग देखते हैं कि वेदर क्या होगा, उसके अकॉर्डिंगली हम उनको टिल डेट देते हैं, ड्यूरिंग द डेट देते हैं कि इस डेट तक आपका जो सामान है वो पहुंच जाएगा. तो इस चीज़ का जो सर्विस है वो बेसिकली वेदर फॉरकास्टिंग के जरिए बहुत ईजी हो जाता है, वी कैन से दैट. एंड द सेकेंड वन इज़ ऑफशोर ड्रिलिंग, ठीक है. ऑफशोर ड्रिलिंग में भी वेदर फॉरकास्ट का काफ़ी अहम भूमिका है ना. हम समुंदर के बीच में हम देखते हैं कि जो ड्रिलिंग प्रोसेस चल रही है वहाँ पे अगर ज़्यादा बारिश हो रही है तो हम उसके अकॉर्डिंगली काम करते हैं. हो सकता है कि ज़्यादा बारिश की वजह से हाई टाइड में हो, है ना,
कि कम बारिश हो तो लो टाइड में हो, तो हम ड्रिलिंग ऑपरेशंस में इन सारी चीज़ों का प्ले देखते हैं, रोल प्ले करना देखते हैं कि वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर हाई टाइड है तो आप अपने ड्रिलिंग जो फ्लोटिंग जो भी आपके मशीनरीज हैं, जो आपका प्लांट लगा हुआ है, आप उसे ऑपरेट कर सकते हैं। लो टाइड में उसे आप अलग तरीके से ऑपरेट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम वेदर फॉरकास्टिंग सर्विसेज जो होती है वो ऑफशोर में भी यूज़ होता है। देन डिफेंस सर्विसेज ऑल्सो। डिफेंस सर्विसेज में क्या होता है, बहुत चीज़ें हमें पता होती है कि अगर कल रेनफॉल होना है, काफ़ी ज़्यादा भारी वर्षा होनी है, तो हम उसके हिसाब से डिफेंड करते हैं। या एविएशन होना है, एयर का ट्रैफिक कैसा होगा, एयर ट्रैफिक कैसा होगा, उसके अकॉर्डिंगली जो हमारी जो एयरक्राफ्ट्स होते हैं, तो इन सारी चीज़ों को हम डील करते हैं। या सियाचिन में कितनी ठंडी पड़ेगी, कितना कोल्ड वेदर होगा वहाँ, तो उसके अकॉर्डिंगली हम अपने सोल्जर्स को तैयार करते हैं कि वहाँ प्रिकॉशन मेजर लेते हैं कि वो सर्वाइव कर पाएंगे या नहीं, या किस टेम्परेचर में हैं, तो वो उनको अच्छे से रखने के लिए, उनको सर्वाइव कराने के लिए हम एक उनके लिए फैसिलिटी हम उनको प्रोवाइड करते हैं। या रेगिस्तान में अगले 3-4 दिनों में कितनी ज़्यादा टेम्परेचर होगी, उनके रेगिस्तान बॉर्डर में कितना टेम्परेचर होगा, असम में कितना होगा, तो ये सारी चीज़ें होती है, वो डिफेंस सर्विसेज में वेदर फॉरकास्टिंग का रोल होता है। ठीक है। एंड देन एविएशन, सिटी एंड मिलिट्री ऑल्सो, सो सेम इज़ एविएशन में हम एरोप्लेन जो होता है हमारा, है ना, फ्लाइट्स जो होते हैं, उनके ट्रैफिक देखते हैं कि भाई अभी जो काफ़ी क्लाउड्स होंगे, काफ़ी बादल होंगे, जो रास्ता है वो साफ़ नहीं होगा, तो बहुत सारे प्लेन हम कैंसिल कर देते हैं। या काफ़ी हाई रेनफॉल होने वाला है तो हम अपने बहुत सारे प्लेन कैंसिल हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ों में वेदर फॉरकास्टिंग जो है वो अहम भूमिका निभाता है। ठीक है। एंड देन गवर्नमेंट एंड पोस्ट ऑफिस ऑल्सो, तो वी कैन अवेयर दिस गवर्नमेंट एंड पोस्ट ऑफिस। आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा भारी वर्षा होने वाली थी, तो कुछ हमारे डॉक्यूमेंट्री होते हैं, डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वो लेट पहुंचते हैं, है ना, जिस डेट पे उन्हें आना रहता है वो नहीं आते। तो वो सारी फॉरकास्ट जो है वो वेदर फॉरकास्टिंग के जरिए होता है। ठीक है। साइक्लोन एंड फ्लड्स एंड डॉट ऑल्सो, तो ये जो है, ये साइक्लोन जो आने वाला है, बहुत सारे साइक्लोन आए हैं, नए नए नाम निकले हैं, तितली आई थी साइक्लोन पिछले साल, है ना। तो हर टाइम जो है अलग अलग टाइप के साइक्लोन आते हैं। ठीक है। तो इस टाइप का जो वेदर है, फॉरकास्ट है, वो हम करते हैं और हमें अवेयर होते हैं ना, जनरल पब्लिक भी इससे अवेयर होती है कि उन्हें ट्रैवल करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। फार्मर्स भी अवेयर होते हैं कि किस टाइम पे उन्हें प्रोडक्शन लेना है, क्रॉप की सोइंग करनी है या फार्म ऑपरेशंस वगैरह करने हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली वो अपना प्लान करते हैं। ठीक है। देन माउंटेनियरिंग, मॉनिटरिंग, जो पर्वतारोहण है, जो पर्वत में चढ़ते हैं, वो भी देखते हैं कि हवाएं किस टाइप की है, ज़्यादा विंड वेलोसिटी तो नहीं है, ज़्यादा तेज़ हवाएं तो नहीं है, एयर का प्रेशर कैसा रहेगा, किस दिशा से किस दिशा में रहेगा, तो उसके अकॉर्डिंगली वो ट्राई करते हैं, है ना। फिशिंग, तो देखिए फिशिंग जो है वो भी हमारे एग्रीकल्चर में आ जाता है। क्या होता है, 2 कैटेगरी हो जाती है ना। जब हम फिशिंग का प्रोडक्शन, फिश प्रोडक्शन जब हम करते रहते हैं, तो क्या होता है, जब बहुत ज़्यादा रेनफॉल होता है तो हम जो हापा बनाए होते हैं, आप फिशरी में पढ़ेंगे, जब 2-4 बम्बू लगा देते हैं चारों कोने में, चारों कॉर्नर में बम्बू लगा के नेट लगा देते हैं। ठीक है। तालाब के किसी एरिया में जहाँ हम सर्च करते हैं, फाइंड आउट करते हैं कि यहाँ पे फिश काफ़ी मिलते हैं, यहाँ फिंगरलिंग्स काफ़ी मिलते हैं, फिश के एग्स देखे जाते हैं, है ना। तो वहाँ पे हम अपना हापा लगा देते हैं। वो 4 बम्बू में जब हम नेट लगा के पॉन्ड में या किसी लेक वगैरह में लगाते हैं तो हम उसे हापा कहते हैं। ठीक है। आप फिशरी में आगे पढ़ेंगे तो हम वो लगा देते हैं। जब बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो ओवरफ्लो होने लगता है पानी का, तो ओवरफ्लो होने लगता है, जिससे छोटी मछलियाँ होती हैं, बड़ी मछलियाँ होती हैं, फिंगरलिंग्स जो होते हैं हमारे, वो बाहर चले जाते हैं। ठीक है। तो जिस चीज़ के लिए हम नेटिंग किए होते हैं, जाल बिछाए होते हैं फिश प्रोडक्शन के लिए, ताकि हम उसे बड़ा कर पाएँ, उसको एसेंशियल फूड प्रोवाइड करते हैं जितना उसे चाहिए रहता है न्यूट्रिएंट, ताकि मार्केट में उसकी वैल्यू अच्छी हो। तो ये सारी चीज़ें हमको समझ आती है कि रेनफॉल ज़्यादा होने वाला है तो हम अपने नेट का जो हाइट है वो बढ़ा दें, या रेनफॉल कम है तो नेट का हाइट कम कर दें, ताकि मछलियाँ हमेशा पानी में डूबी रहे, है ना। और ये नॉर्मली फ़िशिंग करने के लिए जब अच्छी खासी बारिश होती है तो इंसान, हम कॉमन लोग भी फ़िशिंग करने के लिए जाते हैं, हमें
बारिश में बहुत सारी मछलियाँ मिलती है। जब वेदर का फॉरकास्ट हो जाएगा कि कल अच्छी खासी बारिश होने वाली, तो हम फिशिंग के लिए जाएंगे, है ना। तो ये सारी चीज़ें जो है वो फिशिंग में हमारी हेल्प करता है वेदर फॉरकास्ट, ठीक है। जनरल पब्लिक के लिए तो हेल्प करता ही है। हमें पता होता है कि भाई कल बहुत ज़्यादा बारिश होनी, हम अवेयर रहते हैं कि हम उसके हिसाब से प्रिकॉशन मेज़र लेते हैं या अपना प्लान चेंज करते हैं, कहीं ट्रैवल करना है हमें, तो ये सारी चीज़ें हम इंक्लूडेड है। तो ये आप कह सकते हैं कि ये सारी सर्विसेज जो हैं वो इन सारे ब्रांचेस को, ये वेदर फॉरकास्टिंग की जो सर्विसेज है वो प्रोवाइड कराती है और बहुत ही एसेंशियल है हमारे लिए, ठीक है। ये सारे ब्रांचेज हैं, सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ऑलवेज माइंड इट, and this flow chart is very important also. So moving on, okay, so yeah, these are some needs and uses. You can say also say the uses of, sometime एग्जाम में कभी यूजेस ऑफ वेदर फॉरकास्टिंग पूछ लेता है या कभी नीड्स ऑफ वेदर फॉरकास्टिंग पूछ लेता है, बोथ आर द सेम, ठीक है। कोई मेजर डिफरेंस नहीं है नीड, यूजेस एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ वेदर फॉरकास्टिंग में। बेसिकली हमें बताना ही है कि वेदर फॉरकास्ट हम क्यों करते हैं, ठीक है। तो सारी चीज़ें एक है, इसलिए मैंने ऐसे सारी चीज़ों को एक ही साथ इंक्लूड कर दिया ताकि आप कंफ्यूज ना हो एग्जाम में, ठीक है। तो फर्स्ट वन इज बेसिकली वेदर हैज़ मैनी सोशल एंड इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स इन अ प्लेस, ठीक है। सोशल प्लेस मतलब जनरल पब्लिक को अवेयर कराता है वेदर फॉरकास्टिंग, ठीक है। हम अवेयर रहते हैं कि भाई क्या होने वाला है आगे, फ्लड होने वाला है, तो हम उसके हिसाब से अवेयर रहते हैं। जो भी चीज़ें हैं वो हम उससे हमको अवेयरनेस आती है हमें, ठीक है। इकोनॉमिकली इम्पैक्ट, इकोनॉमिकली हम तैयार रहते हैं भाई कि अगर फार्मर्स तैयार होते हैं कि उनको किस टाइप की क्रॉप लेनी है जो फ्लड में टॉलरेट कर पाए या सूखे में टॉलरेट कर पाए, तो बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, ठीक है। Among different factors that influence crop production, weather plays a decisive role as aberration, and it is alone explain up to 50% variation in crop production. Weather forecasting is very important role and it can role in 50% for our another services also. What services that अगर हम 50% कवर कर लेता है सारी चीज़ें, जो बेसिकली क्या होता है एग्रीकल्चर का सब कुछ जो है वो क्या चीज़ से रिलेट करता है, क्रॉप प्रोडक्शन से, ठीक है। बेसिकली हम देखते हैं कि क्रॉप प्रोडक्शन कैसा हो रहा है हमारा, हमको कैसी यील्ड मिल रही है। अगर हम कोई क्रॉप उगा रहे हैं तो हमारा क्या मेन एम होता है, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होता है क्रॉप प्रोडक्शन करने का, ज़्यादा हायर यील्ड लेना, कम खर्चे में, ठीक है, लो बजट में आपको हायर यील्ड लेना, ये हमारा उद्देश्य होता है, ठीक है। तो ये बस यही है कि आपको ये बहुत 50% जो वेरिएशन हम देखते हैं क्रॉप प्रोडक्शन में, उसमें बहुत ज़्यादा वेदर की वजह से ही होता है, ठीक है। 50% वेरिएशन हमें वेदर की वजह से देखने को मिलता है अपने क्रॉप में। तो वेदर, सोचिए वेदर फॉरकास्टिंग कितनी हेल्प करता है हमारी 50% जो हमारे स्ट्रेस होता है, ठीक है, उसको कम कर देता है। अगर हमें वेदर फॉरकास्टिंग का नॉलेज है तो हमें काफ़ी हद तक अपने क्रॉप को अच्छा बढ़ाने के लिए, अच्छा बढ़वार के लिए हमें मदद मिल जाती है, ठीक है। Then the rainfall is the most important among the required forecast which decides the crop production in a region and ultimately the country's economy, ठीक है। और क्या होता है कि जो वेदर फॉरकास्ट रहता है वो क्या बोलते हैं, आप ये कह सकते हैं कि वो हमारे कंट्री की इकोनॉमी जो कंडीशन होती है, इकोनॉमिक स्टेटस होता है, जो फाइनेंशियल स्टेटस होता है, उसको मेंटेन करने का काम करता है। क्यों? क्योंकि बेसिकली हम लोग क्या हैं, हमारा जो इंडिया है वो कृषि प्रधान देश है, ठीक है। यहाँ पे 70% जो लोग हैं वो क्या है, कृषि पे आधारित है, एग्रीकल्चर पे डिपेंड है। सो हम कह सकते हैं कि एग्रीकल्चर इज़ अ कल्चर ऑफ ऑल दी कल्चर, वी कैन से दैट, है ना। अगर हमारा प्रोडक्शन नहीं होगा, हमें खाना ही नहीं मिलेगा, तो हम दूसरा काम करने की तो सोच भी नहीं सकते, ठीक है। तो इसलिए जेथरो टूल ने ही कहा था कि एग्रीकल्चर इज़ अ कल्चर ऑफ ऑल दी कल्चर, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट है, यू नीड टू रिमेंबर दिस लाइन, दिस यू कैन से दैट दिस पर्टिकुलर थिंग विच सेड बाय जेथरो टूल, ठीक है। So okay, and then the planning for moisture conservation under weak monsoon condition and for flood relief under strong monsoon condition is important in a region. that particular एक area है वहाँ पे हम प्लान कर सकते हैं मॉइस्चर कंजर्वेशन का, कि अगर कम बारिश हुई, वीक रेनफॉल हुआ, कम बारिश हुई तो, और हम जहाँ फ्लड हुआ तो फ्लड रिलीव करने के लिए, ड्रेनेज करने के लिए भी हम उस पर्टिकुलर एरिया के लिए प्लान कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, इन सारी चीज़ों की वजह से हमें यूज़ होता है वेदर फॉरकास्टिंग का, इम्पॉर्टेंस है, वी कैन से दैट।
and a reliable weather forecasting when disseminated appropriately will pay off for the effective sustainability. Okay. तो क्या होता है, एक प्रभावी स्थिरता बनाए रखने के लिए चीज़ों में, किसी भी चीज़ों में एक स्थिरता, स्टेबिलिटी बनाए रखने के लिए ये एक पाथ है बोल सकते हैं हम, ठीक है। ये पे वे है, मतलब एक ये स्थिरता बनाने का एक मार्ग है, ठीक है, जो हमारे वेदर फॉरकास्टिंग जो है, अगर ये पहले अच्छे तरीके से अगर हम इसका यूज़ करें तो ये हमारे किसी भी चीज़ में स्थिरता बनाए रखने के लिए काफ़ी हद तक हेल्प करता है, ठीक है। सो मूविंग ऑन. Okay, then one can minimize the damage which may be caused directly or indirectly by unfavorable method. ठीक है, ये वही है कि डैमेज को मिनिमाइज करता है, चाहे वो कैसा भी डैमेज हो, हमारे क्रॉप प्रोडक्शन का डैमेज हो या नॉर्मली हम ह्यूमन बींग्स जो हम यूज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा बाढ़ आ रही है तो हमें उसके लिए अवेयर रहेंगे, है ना। टेम्परेचर ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ने वाली है तो हम हेल्थ कॉन्शियस रहेंगे, उसके लिए अवेयर रहेंगे। तो वो अपने ऊपर डिपेंड करता है कि किस सिचुएशन पे है ना। तो ये हम अल्टीमेटली ये कह सकते हैं कि ये इनडायरेक्टली या डायरेक्टली हमें अनफेवरेबल जो वेदर होता है ना, उसके लिए फॉरकास्ट करता है और अवेयरनेस फैलाता है, ठीक है। अवेयरनेस करता है, हमें अवेयर करता है कि भाई ये मौसम इसके बाद आने वाला है, तो आप समझ जाइए, आप अपना प्रिकॉशन मेजर अपनाइए, आप रेमेडी लीजिए, ठीक है। देन द क्यूरिंग क्रॉप लॉसेस कैन बी मिनिमाइज इफ रिलायबल फॉरकास्ट ऑन इंसिडेंस ऑफ पेस्ट एंड डिसीजेस गिवन टाइमली बेस्ड ऑन द वेदर वेरिएबल। हमने ये पहले भी डिस्कस किया है कि इंसेक्ट और पेस्ट जो होते हैं वो जब वेदर में चेंजेस आते हैं, ठीक है, तो ये इंसेक्ट पेस्ट दिखाई पड़ते हैं हमें पर्टिकुलर किसी क्रॉप पे, ठीक है। कई बार क्या होता है कि बहुत ठंडे वेदर में कुछ इंसेक्ट्स होते हैं या कुछ इंसेक्ट्स या पेस्ट ऐसे होते हैं जो ठंडे जो वेदर होता है ना, काफ़ी कोल्ड वेदर में काम नहीं करते, है ना, वो सुसुप्त अवस्था में चले जाते हैं, वी कुड से दैट। और अगर वो कुछ ऐसे होते हैं जो ह्यूमिड रीजन जहाँ पे होता है, काफ़ी ज़्यादा ह्यूमिडिटी होता है, उमस जैसा मौसम होता है, तो वहाँ पे वो काम करते हैं। तो इंसेक्ट पेस्ट के लिए भी हम क्योर कर सकते हैं कि भाई ये क्रॉप लॉसेस जो होते हैं वो क्योर करते हैं। वेदर फॉरकास्टिंग बेसिकली क्योर करते हैं, है ना, कि लॉसेस को कम करके, रिड्यूस लॉसेस, ठीक है, लॉस को कम करते हैं बेसिकली, वी कैन से दैट। देन हेल्प इन होल्डिंग द फूड ग्रेन prices in check through buffer stock operation. This means that in good monsoon year when prices fall, the government may step in and buy, and in bad years when price tend to rise, it may upload a part of what it had purchased. Okay. सो क्या होता है, देखिए इसमें ये है कि कई इसमें इम्पॉर्टेंट वर्ड है स्टॉक ऑपरेशंस, ठीक है, बफर स्टॉक ऑपरेशन भी कुछ से। सो क्या है बफर स्टॉक ऑपरेशन, क्या होता है जब बहुत ज़्यादा अच्छी खासी बारिश हो जाती है, ठीक है, तो हमारे अच्छे खासे क्रॉप उग जाते हैं, अच्छे खासे हमारे जो प्रोडक्शन आ जाता है, ठीक है। सपोज़ अच्छी खासी बारिश हुई, हमने पैडी का क्रॉप लिया था और हमें जितना चाहिए था उतना प्रोडक्शन हमें मिल गया, ठीक है। तो हम जैसे बहुत सारे फार्मर्स हैं, है ना, सब फार्मर्स ने राइस का कल्टीवेशन किया, इक्वेट टेम्परेचर मिला, इक्वेट एटमॉस्फेयर मिला उसे, तो वो क्या हुआ, अच्छे से ग्रो कर लिया, एक जुडिशियस टेम्परेचर मिला, एक एडिक्वेट मॉइस्चर मिला उसे, ह्यूमिडिटी मिला, फर्टिलाइज़र मिला, सब कुछ उसके लिए फेवरेबल था, ठीक है। तो वो क्या किया, अच्छे से ग्रो किया और प्रोडक्शन हमारा काफ़ी ज़्यादा हो गया, ठीक है। उससे क्या हुआ, जब हर किसी का प्रोडक्शन ज़्यादा हो गया मार्केट में, वो उसकी वैल्यू थोड़ी कम हो गई, प्राइस जो है उसका थोड़ा कम हो गया, है ना। तो इस कंडीशन में क्या करता है, गवर्नमेंट जो होती है हमारी, गवर्नमेंट सामने आती है और उसको बाय कर लेती है, ठीक है, खरीद लेती है, क्योंकि उसका जो प्राइस है वो गिर जाता है, प्राइस में गिरावट आ जाती है, जिससे फार्मर्स को काफ़ी नुकसान पहुंचता है। तो इस सिचुएशन पे गवर्नमेंट उसको खरीद लेती है, ठीक है। एंड इन बाय बैड ईयर्स व्हेन प्राइस टेंड टू राइज, और क्या होता है जब अच्छा वेदर नहीं होता है ना, तो ऑब्वियस है अगर अच्छा वेदर नहीं होगा तो हमारा प्रोडक्शन कम होगा, क्योंकि हमारे क्रॉप को एक पर्टिकुलर या फेवरेबल एटमॉस्फेयर नहीं मिला, वेदर नहीं मिला, उसे जितना बारिश चाहिए था नहीं मिला, या उसे जितना न्यूट्रिएंट चाहिए था, जितना ह्यूमिडिटी उसे चाहिए थी, या जितना लाइट उसको चाहिए था, वो सब नहीं मिला, तो प्रोडक्शन हमारा कम आ गया। तो क्या होगा, जब किसी भी चीज़ की मार्केट में कम रहती है, वो चीज़ अवेलेबल कम रहता है, तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है ना। अब जब वैल्यू बढ़ती है तो प्राइस भी बढ़ जाता है। इस कंडीशन, जब ऐसा सिचुएशन क्रिएट होता है तो जो गवर्नमेंट होती है, वो गवर्नमेंट जो होती है
जिसे वो पहले खरीदी रहती है कम दाम में, है ना, जिसको वो पहले सस्ते में खरीदी रहती है, उसको वो मार्केट में क्या करती है, बेच देती है ना। क्यों? क्योंकि उसका उस नॉर्मल प्राइस में, ज़्यादा प्राइस में नहीं, नॉर्मल प्राइस जो उसका होता है उसमें बेच देती। तो उससे हम जैसे लोगों को, है ना, उससे आम जनता को, जो एक कॉमन पब्लिक है, हम लोगों को काफ़ी नुकसान नहीं होता है ना। तो फार्मर्स के नुकसान के समय में गवर्नमेंट ने स्टेप इन किया, बाहर आए और ख़रीद लिया। और जब कम प्रोडक्शन हुआ वो चीज़ का, जब उसकी अवेलेबिलिटी कम हो गई मार्केट में, ठीक है, ह्यूमन रिसोर्सेज जो है कम हो गए, तो वो सारी चीज़ों को गवर्नमेंट अवेलेबल कराती है उस ही रेट में, जिस रेट में, उससे कम रेट में, जिस रेट में उसने पहले परचेज़ किया हुआ था, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, वेदर फॉरकास्ट इसके लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। हमें पता होगा तो हम उसके अकॉर्डिंगली काम करेंगे। हम ऑपरेशंस जो भी हैं, प्रोडक्शन जो भी है, सोइंग है, ये सारी चीज़ें हम अकॉर्डिंग टू द वेदर करेंगे, ठीक है। देन जुडिशियस यूज ऑफ वाटर कैन बी प्लान इन अ रीजन डिपेंडिंग अपॉन द फॉरकास्ट, ठीक है। तो वही है कि रेनफॉल अगर ज़्यादा हो गया तो हम उसे इरिगेशन नहीं देंगे, क्योंकि ऑलरेडी रेनफॉल होने वाला है, तो एक जुडिशियस इरिगेशन देंगे, है ना, मतलब जितना उसे आवश्यकता है उतना ही देंगे। तो जितना आवश्यकता है उतना ही देंगे तो दो चीज़ होगा, या तो बाद में बारिश होगी तो उसे जितना और चाहिए वो उसे मिल जाएगा इरिगेशन, है ना, या अगर बारिश नहीं होगी तो हम जो वाटर, जो नॉर्मली हम अगर ऐसे दे देते, फ्लो में दे देते, तो वो वाटर को हम कंजर्व करके रख पाएंगे, ठीक है, वाटर हार्वेस्टिंग करके रख पाएंगे, जो हमें जब ज़रूरत के टाइम में जिसका हम यूज़ करेंगे। तो वही कह रहा है, जुडिशियस यूज़ ऑफ वाटर कैन बी प्लान इन अ रीजन डिपेंडिंग अपॉन द फॉरेस्ट। तो ये भी डिपेंड करता है फॉरकास्ट पे, है ना, कि आपने फॉरकास्ट हुआ, वेदर का फॉरकास्ट हुआ और आपने उस हिसाब से प्लान किया अपना, ठीक है, यही कह रहा है। ओके, देन टाइप्स ऑफ वेदर फॉरकास्टिंग, ठीक है, तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम में हमेशा आ जाता है। सो ओके, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ वेदर फॉरकास्ट, ओके। सो फर्स्ट वन इज शॉर्ट रेंज, second one is medium range, and third one is long range, okay. Then short range is further divided in 2 category, okay. First one is nowcasting and second one is very short range, okay. I hope you got the sense. And okay, there are some column. First one is types of forecast and validity period, second one is, and then main users जो है वो है, and then prediction also, okay. So we take first one, short range, ठीक है। देन शॉर्ट रेंज फॉरकास्ट हम कितने करते हैं, कम से 72 घंटे के लिए हम शॉर्ट रेंज फॉरकास्ट करते हैं, ठीक है। 72 घंटे से ज़्यादा नहीं हो पाता, तो 72 घंटे तक अगर हम फॉरकास्ट किए हैं, अबाउट 3 डेज, ठीक है, अगर हमने फॉरकास्ट किया है तो वो शॉर्ट रेंज फॉरकास्ट में आएगा, ठीक है। और क्या होता है, मेन उसका यूज़ कौन करता है, फार्मर्स करते हैं, या जो मैरिन एजेंसीज होती है, जैसे जो है ना समुद्र में काम करने वाली जो एजेंसीज होती है, सीपिंग होती है, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट होते हैं, तो ये जो है वो शॉर्ट रेंज फॉरकास्ट का यूज़ करते हैं, ठीक है। देन रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन, हैवी रेनफॉल, हीट एंड कोल्ड वेव, ठीक है। तो ये प्रिडिक्शन अलग अलग टाइप का हो सकता है ना, वो डिपेंड करता है वेदर पे कि आप किस चीज़ का प्रिडिक्शन कर रहे हैं, ठीक है। सो इन फर्स्ट वन इज नाउ कास्टिंग, है ना। शॉर्ट रेंज इज कैटेगराइज इन 2 कैटेगरी। फर्स्ट वन इज नाउ कास्टिंग, दैट इज 2 आवर्स, सिर्फ 2 घंटे के लिए अगर फॉरकास्ट होता है किसी चीज़ का तो वो नाउ कास्टिंग में आ जाता है, ठीक है। तो एजेंसीज जो होती है, जनरल जो एजेंसीज वगैरह होती है, जो वो लोग, जैसे बैंक वगैरह हो गया, वहाँ पे लिंक फेल हो जाता है ड्यू टू द वेदर, तो ये सारी चीज़ें एजेंसीज वगैरह होती है, इंस्टीट्यूशन होते हैं अलग अलग, तो वो सारी चीज़ों में नाउ कास्टिंग रेंज टाइप्स ऑफ फॉरकास्ट का यूज़ होता है, ओके। सो इसमें भी वेव कंडीशन, थंडर स्टॉर्म्स वगैरह का, है ना, ये सब चीज़ का प्रिडिक्शन करते हैं हम, ठीक है। देन सेकेंड इज़ वेरी शॉर्ट रेंज। वेरी शॉर्ट रेंज होता है जो 0 to 12 आवर्स के लिए होता है, ठीक है। तो ये जनरल पब्लिक के लिए भी हो सकता है, ठीक है। इसमें भी रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन, हैवी रेनफॉल क्या है, हीट है, कोल्ड है, टेम्परेचर है, तो प्रिडिक्शन डिपेंड करता है वेदर पे, ठीक है, कि आपका वेदर कैसा है, ओके। सो मूविंग ऑन, एंड सेकेंड इज मीडियम रेंज। सो दिस इज मीडियम रेंज इज बियॉन्ड 3 days एंड अप टू 10 days, ठीक है। 3 दिन से 10 दिन तक हम मीडियम रेंज फॉरकास्ट कर सकते हैं। वो अगर हम 3 दिन से 10 दिन के बीच में 20 तक के किसी भी वेदर का, हम पर्टिकुलर वेदर का फॉरकास्ट करते हैं,
तो वो वेदर फॉरकास्टिंग जो है वो मीडियम रेंज फॉरकास्टिंग के अंडर आता है, ठीक है। तो यूजुअली ये फार्मर्स के लिए हम करते हैं, जिसमें हम अकरेंस ऑफ रेनफॉल, टेम्परेचर, है ना, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अवर एसेंशियल फॉर अवर क्रॉप प्रोडक्शन ऑल्सो। तो इन सारी चीज़ों का हम प्रोडिक्शन करते हैं इसमें। एंड थर्ड लास्ट वन इज़ लॉन्ग रेंज। लॉन्ग रेंज में बियॉन्ड 10 days अप टू अ मंथ एंड सीजन, ठीक है। एक जो लॉन्ग रेंज काफ़ी मतलब वो एक ये हम कह सकते हैं कि प्लान्ड होता है, बहुत सारे प्लानर होते हैं, जैसे डिफेंस सर्विसेज में काफ़ी पहले से प्लानिंग चलती रहती है कि हमें आगे कौन सा स्टेप लेना है, कैसे करना है ना। ड्रिलिंग प्रोसेस जो होते हैं ऑफशोर ड्रिलिंग, उसमें काफ़ी पहले से प्लानिंग चलती रहती है कि हमें किस टाइम पे कितना ड्रिल करना है, कितना प्रोडक्शन बढ़ाना है, दैट पर्टिकुलर जो अभी जिस चीज़ में ड्रिलिंग हो रही है उसका। तो ये सारी चीज़ों में हम लॉन्ग रेंज फॉरकास्ट का यूज़ कर सकते हैं। तो सीज़न के लिए भी हम कर सकते हैं, एक सीज़न जो चलता रहता है, एक सीज़न तक हमें पता रहता है कि इस सीज़न में इस टाइप का टेम्परेचर या इस टाइप का वेदर रहेगा, तो हम उसके हिसाब से उसके अकॉर्डिंगली हम अपना प्लान रेडी करते हैं, ठीक है। सो दिस फॉरकास्ट इज़ प्रोवाइडेड फॉर इंडियन मानसून रेनफॉल। द आउटलुक्स आर यूजुअली एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ एक्सपेक्टेड डिविएशन फ्रॉम नॉर्मल कंडीशन। तो वही चीज़ है कि ये फॉरकास्ट जो काफ़ी लॉन्ग रेंज का फॉरकास्ट होता है, तो काफ़ी बड़े 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 इंस्टीट्यूशन पे ये सारी चीज़ें काम करती है, ड्रिलिंग प्रोसेस पे, डिफेंस सर्विसेज पे, है ना, एविएशन वगैरह पे। तो ये सारी चीज़ें जो है हम देखते हैं, हम देखेंगे एविएशन में कुछ एयर रूट्स काफ़ी डिस्टर्ब होते हैं, तो काफ़ी टाइम तक कुछ प्लेन्स वगैरह या वो सारी चीज़ें कैंसिल हो जाती है ना। तो ये सारी चीज़ें जो है हम लॉन्ग रेंज फॉरकास्ट के अंदर लेते हैं। और क्या तो होता है लॉन्ग रेंज फॉरकास्ट, लॉन्ग रेंज फॉरकास्ट नीडेड ड्यूरिंग खरीफ एंड रबी सीजन ऑल्सो वी कुड से, बिकॉज जो खरीफ सीजन में क्या होता है ऑनसेट एंड विड्रॉ ऑफ मानसून हो जाता है ना, एंड देन प्रोलॉन्ग रेनलेस पीरियड ऑल्सो, अकरेंस ऑफ हैवी रेनफॉल, बहुत सारी चीज़ें इसमें इंक्लूडेड है। एंड ऑल्सो रबी सीज़न, बिकॉज रबी सीज़न में क्या होता है रेनफॉल एंड कोल्ड वेव्स ड्यूरिंग विंटर, रेनफॉल भी होता है और ठंडी हवाएं विंटर के टाइम में चलती रहती है। कई बार क्या होता है ओला हो जाते हैं कमेंसमेंट ऑफ द समर के टाइम में हम देखेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो होती है वो कई बार हम लॉन्ग रेंज फॉरकास्ट जो है हमारे खरीफ और रबी सीज़न के लिए भी इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है, कि हमें समझ आ जाता है कि इस सीज़न में हम करना है। तो बेसिकली ये प्लानिंग करने के लिए बहुत, अगर हम पहले से कुछ चीज़ प्लान कर रहे हैं तो उस चीज़ के लिए हमने लॉन्ग रेंज फॉरकास्ट का यूज़ हम कर सकते हैं, ठीक है। So okay, this is very important, synoptic chart. So basically this is important for our aware for this chart, what kind of chart we can say. So these are some chart, ठीक है। तो सिनॉप्टिक चार्ट इसी के लिए है, तो मैं आपको ये समझाती हूँ कि ये क्यों है, ठीक है, और ये क्या है। ओके, सो okay, an enormous volume of meteorological data is being collected from all over the world continuously round the clock through various telecommunication channels, ठीक है। क्या होता है कि meteorological data जो है हम कलेक्ट करते हैं, कंटिन्यूसली कलेक्ट होते रहते हैं, बोल सकते हैं अभी, कलेक्टेड डेटाज इन ऑल ओवर द वर्ल्ड कंटिन्यूसली वी कुड से। सो वो क्या होता है कलेक्ट होते रहता है, किसके जरिए, टेलीकम्युनिकेशन, आजकल इतने सारे टेक्निक्स आ गए हैं, टेलीकम्युनिकेशन चैनल्स के जरिए हम जो डेटाज वगैरह हैं वो कलेक्ट करते रहते हैं, ठीक है। टू असेस द एसिमुलेट एंड एनालाइज द वास्ट डेटा दे हैव टू बी सुटेबली प्रेजेंटेड, ठीक है। तो हम क्या करते हैं उसमें जो भी बहुत ज़्यादा बड़े संख्या में जो डेटा हमको मिलती है पूरे वर्ल्ड, ओवरऑल द वर्ल्ड से हमें जो डेटाज मिलती है हम उसको एनालाइज करते हैं और उसे एक सॉर्टेड करते हैं है कि, ठीक है, उसको, ताकि हम उसको सुटेबली प्रेजेंट कर पाएँ, बहुत सॉर्टेड करके हम उसको सही तरीके से, बहुत सारे डेटा को हम बाइंड करके अलग अलग तरीके से ईजी टू अंडरस्टैंड बनाते हैं, जो हमें नॉर्मली वो समझ आए, क्योंकि डेटाज तो इतने सारे हैं, पूरे वर्ल्ड में इतनी सारी कंट्रीज़ हैं, सारे कंट्रीज से अलग अलग डेटा मिलता है, रेनफॉल के लिए अलग, टेम्परेचर के अलग, सारी चीज़ों के लिए अलग अलग, है ना। तो उसको हमको शॉर्ट करके एनालाइज करना होता है कि वेदर का फॉरकास्ट पूरे विश्व में किस टाइप का चल रहा है या वेदर किस टाइप की चल रही है। इसके बाद में जियोग्राफिकल एरिया, जियोग्राफी वगैरह में हम पढ़ते हैं कि इस देश में इस टाइप की वर्षा हुई, या न्यूज़ वगैरह में हम देखते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो होती है वो सिनॉप्टिक चार्ट में हम इसीलिए दर्शाते हैं ताकि वो ईजी हमको अंडरस्टैंड हो जाए, ईजी टू अंडरस्टैंड हो, ठीक है। For this purpose, the observations are plotted on maps in standard weather codes. These maps are called synoptic maps or
चार्ट, ठीक है। तो किस लिए हम इस सिनॉप्टिक चार्ट का यूज़ करते हैं? ऑब्जर्वेशन करने के लिए या एक मैप बनाने के लिए, ठीक है। अब उस मैप को हम इतने बड़े विश्व में, इतने वर्ल्ड में, हमको उस मैप को समझने के लिए हम उस मैप में जो अलग अलग चीज़ें होती है, ठीक है, वेदर एलिमेंट्स होते हैं, उसको हम एक कोड कर दे देते हैं, है ना, कोडिंग कर देते हैं ताकि वो हमें समझ आ पाए, ताकि हम उसे समझ सकें। तो दीज मैप आर सिनोप्टिक मैप और चार्ट। तो इसी चीज़ को हम सिनोप्टिक चार्ट बोलते हैं, जहाँ हमें सिंबॉलिक आइकन मिलते हैं, ठीक है, जिससे हम समझ पाते हैं कि अच्छा ये रेनफॉल का आइकन है, ओके ओके, ये साइक्लोन का आइकन है। तो ये सारी चीज़ें हम जब वर्ल्ड का मैप देखते हैं तो हमें बहुत सारी चीज़ें, या हम जब सॉइल साइंस पढ़ते हैं तो हमें मैप में अलग अलग कलर से हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, ताकि उस आइकन से, उस कलर से हमको समझ आए कि अच्छा यहाँ पे वर्टी सॉइल पाई जाती है, यहाँ पे अल्फी सॉइल पाई जाती है ना। तो इस टाइप का सेम वेदर में भी करते हैं। तो उस वेदर में जो हम मैप बनाते हैं उसको सिनॉप्टिक मैप बोलते हैं, या सिनॉप्टिक चार्ट भी बोल सकते हैं, ठीक है। So synoptic chart display the weather conditions at a specified time over a larger geographical area, जिसमें बहुत ही बड़े geographical area को हम डिस्प्ले करते हैं। वेदर कंडीशन को होता है, हमें स्पेसिफिक टाइम पे हम उसे डिस्प्ले करके दिखाते हैं। द सरफेस सिनॉप्टिक चार्ट प्लॉटेड फॉर डिफरेंट सिनॉप्टिक आवर्स, जो ये बहुत अलग अलग टाइम के लिए हम करते हैं, जो 3 घंटे, 6 घंटे, 9 घंटे, 12 घंटे, इन सब से इतने आवर्स के लिए वो होता है। डिपिक्ट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रेशर, टेम्परेचर, ड्यू पॉइंट, क्लाउड, विंड्स, प्रेजेंट एंड पास्ट वेदर। तो ये सारी चीज़ें हम सिनॉप्टिक चार्ट में दर्शाते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। देन द अपर एयर चार्ट्स आर ऑल्सो प्रिपेयर्ड एट द स्टैंडर्ड प्रेशर लेवल ऑफ द एटमॉस्फेयर, ठीक है। तो इसमें हम एटमॉस्फेयर जो होता है वो बहुत अलग अलग लेवल में डिवाइड हो जाता है, जो हम अपने नेक्स्ट क्लास में पढ़ाई करेंगे। तो उस लेवल में हम डिफरेंट हाइट्स में हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर देखते हैं, वहाँ विंड प्रेशर देते हैं, विंड की वेलोसिटी देखते हैं, टेम्परेचर कितना है, ठीक है, हाई टेम्परेचर है या कम टेम्परेचर है, कैसा प्लॉटिंग हुआ है, कैसा प्लॉटेड हुआ है। तो ये सारी चीज़ें हम सिनॉप्टिक चार्ट्स में स्टडी करते हैं, ठीक है। So moving on, okay, the surface charts together with the upper air charts provide a composite 3-dimension weather picture pertaining it to a given time, ठीक है। 3 डायमेंशन जो वेदर का जो हम पिक्चर देखते हैं, ठीक है, 3 डायमेंशन 3D पिक्चर आप देखते हैं, आपको लगता है कि, है ना, इमेज काफ़ी क्लियर होती है। अगर आप 3 डायमेंशन इमेज देखें, 3D इमेज देखें किसी भी चीज़ को, तो आप वो काफ़ी ईजी टू अंडरस्टैंड होती है, ईजी टू अंडरस्टूड होती है, ठीक है। आप उसे काफ़ी आसानी से समझ सकते हैं, क्योंकि हर एंगल से आप उस चीज़ को देख सकते हैं, ठीक है। अगर हम प्रेसिपिटेशन का या कंडेंसेशन का या जैसे भी फॉग या डीप को हम अगर स्टडी कर रहे हैं तो उसको हम हर एंगल से देखेंगे, ठीक है, हर डायमेंशन से देखेंगे, तो काफ़ी ईजिली वो हमको अंडरस्टैंड हो जाते हैं, समझ में आ जाते हैं, ओके। Thus, it gives a bird's eye view of the state of atmosphere at a time over a large area and is an important tool used by operational meteorologists and scientists. So ये क्या होता है बेसिकली, ये जो इतना हाई लेवल का जो सिनॉप्टिक चार्ट्स वगैरह होता है ना, ये सारे जो साइंटिस्ट होते हैं या मीटेरोलॉजिस्ट हो, जो मौसम विज्ञान के जानकार होते हैं, जो मौसम विज्ञान के वैज्ञानिक वगैरह होते हैं, तो इस टाइप के हाई लेवल सिनेप्टिक चार्ट को वो समझते हैं, ठीक है। फिर उसको एनालाइज करके क्या करते हैं, वो उसको एनालाइज करते हैं और सॉर्ट कर देते हैं, ठीक है। सॉर्ट करके वो ईजी वे में एक चार्ट तैयार करते हैं और हम आम पब्लिक तक पहुंचाते हैं, जो ईजी टू अंडरस्टैंड हो, समझने में जिसे आसानी हो, ठीक है। Then the surface synoptic charts are the most used charts. It contains the maximum under of the observation with the largest number of parameters plotted and often forms the base on which the pressure level charts are built up. Same it is. Then next is the pattern of the pressure distribution is brought out by drawing isobar rods, rays, low, high, depression, cyclone, clones, front and discontinuities, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैंने बताया कि वो डिस्ट्रीब्यूट, बट आप कह सकते हैं कि ये डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है।
कि कहाँ वो डिस्ट्रीब्यूशन किसके ज़रिए करते हैं, आइकन के ज़रिए करते हैं। एक आइकन वो दे देते हैं उस चीज़ के लिए, उस पर्टिकुलर वेदर एलिमेंट के लिए, कि ये फॉग है, ये कोल्ड है, ये लो है, ये लो लेवल है, ये लैटिट्यूड है, लॉन्गिट्यूड है, एंड देन ये हाई टाइड है, लो टाइड है, इसकी हाइट ज़्यादा है, इसका आइसोबार ऐसा है। तो ये सारी चीज़ें आप वर्ल्ड का मैप देखेंगे तो आपको लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड समझ आएगा, है ना। व्हाट इज़ लैटिट्यूड? लैटिट्यूड इज अ हॉरिजॉन्टल लाइन which is draw in our world map, and longitude is vertical line which is draw in our world map also. So these systems are clearly marked and labeled using appropriate symbol and colors also. जैसे मैंने बताया कि हम सॉइल में जब देखते हैं, स्टडी करते हैं कि अगर हमें छत्तीसगढ़ की सॉइल देखनी है कि यहाँ पे कौन कौन सी सॉइल पाई जाती है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, मैप बनाएंगे। और उसको ईजी करने के लिए हमेशा ऐसे याद नहीं रहता हमें कि दुर्ग में ये सॉइल पाई जाती है, रायपुर में ये वाली सॉइल पाई जाती है ना, या धमतरी में इस टाइप की सॉइल पाई जाती है। तो ये सारी चीज़ें हमें याद नहीं रहती है, तो हम उसे कलरिंग कर देते हैं, अलग अलग कलर में डिस्ट्रीब्यूशन कर देते हैं ताकि हम इजीली हमें कलर्स याद हो पाएँ, है ना। तो जो चीज़ हम देखते हैं, जो चीज़ हमारे दिमाग तक जो पिक्चर्स हमेशा याद रहते हैं, तो जो चीज़ हमें दिमाग तक पहुँचते हैं हम वैसे ईजी करने के, सॉर्ट करने के लिए एक एप्रोप्रिएट सिंबल तैयार करते हैं, ठीक है, आइकन तैयार करते हैं और एक सिनॉप्टिक चार्ट तैयार करते हैं थ्रू द मेटीरियोलॉजिस्ट एंड साइंटिस्ट, ठीक है। So, okay, in synoptic charts, different weather phenomena and atmospheric characters are marked with different symbols and mentioned below. तो देखिए यहाँ पे synoptic chart में हम बेसिकली क्या क्या चीज़ ऐड कर सकते हैं, इसका एक मैंने छोटा सा चार्ट बनाया है जो हम एक बार देख लेते हैं। तो नैरो ब्लैक लाइन जो होता है वो आइसोबार होता है, ठीक है। आप आगे synoptic चार्ट का मैं आपको इमेज दिखाऊंगी, आप लेक्चर के बाद उसको केयरफुली स्टडी करेंगे कि कैसा कैसा बना है और क्या समझाना चाह रहा है उस चार्ट में। देन नंबर्स एट एंड ऑफ आइसोबार जो है वो प्रेशर होते हैं, वैल्यू इन pH, हाई प्रेशर जो होता है वो शो करता है। देन शेडिंग जो है वो प्रेसिपिटेशन को दिखा रहा है, ठीक है। प्रेसिपिटेशन क्या है आपका, क्लाउड्स वगैरह जो हैं आपके, है ना, और फॉग है, ड्यू है, ये इज द फॉर्म्स ऑफ प्रेसिपिटेशन, नॉट एग्जैक्ट प्रेसिपिटेशन, इट इज़ कंडेंसेशन ऑल्सो, ठीक है। हम आगे पढ़ेंगे। एरोज जो होते हैं वो विंड डायरेक्शन को बताते हैं कि विंड का जो डायरेक्शन है वो किस दिशा से किस दिशा की ओर चल रहा है। देन फीचर इन द एरोज विंड वेलोसिटी को बताते हैं, ठीक है। तो ये स्मॉल सर्कल्स एंड शेडिंग अमाउंट्स ऑफ द क्लाउड्स, है ना। तो ये आप अपने मतलब वो जो मेटीरियोलॉजिस्ट है वो अपने अकॉर्डिंगली उस चीज़ को सिंबल देते हैं, फिर उसको सॉर्टेड करके हमें बताते हैं कि ये क्या बोलना चाह रहा है। मैप में हम देखते हैं कि हमें नीचे मैप के नीचे में बहुत छोटे छोटे आइकन दिखाई पड़ते हैं और उनके साइड में वो पर्टिकुलर थिंग को नाम दिया गया होता है कि आप ये जो आइकन मैप में देख रहे हैं ये है, ठीक है। तो उससे क्या होता है, हमको अंडरस्टैंडिंग हमारी अच्छी हो जाती है, मैप को पढ़ना हमको आ जाता है। तो ये जो है वो बेसिकली सिनेप्टिक चार्ट वही है, ठीक है। तो दिस इज़ द सिनेप्टिक चार्ट विच इज़ prepared by the meteorologist and some their scientists also. So this addition to the above different symbols are used for recording weather phenomena, ठीक है। वेदर फिनोमिना को रिकॉर्ड करने के लिए हम इस टाइप का सिंबल तैयार करते हैं और फिर उसको स्टडी करते हैं, ठीक है। फिर उसको एनालाइज करते हैं और अप्रोप्रिएटली हम उसके सिंबल को तैयार करके आम लोगों तक पहुंचाते हैं। तो ये था आज का लेक्चर, ओके। सो दिस इज इनफ फॉर टुडे, and in our second lecture, in our next lecture, we will discuss about the new chapter also, okay. So till then, thank you very much. Till then, very safe and be safe, take care.